पहले ये कमेंट देखो, उसके बाद मैं शुरुआत करूंगी अपनी बात की। तो यू हैव अ वेरी बैड हैबिट कमेंटिंग ऑन फूड। उसने इतना खाया, ज़्यादा खाया, आप रात को खाएं, आप नहीं खा रहे, बाकी लोगों को तो जीने दो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कमेंट के नीचे जो लाइक्स की संख्या है वो 1200 लोगों ने इस कमेंट को लाइक किया है। यार मतलब कितने हेटर्स बढ़ गए नहीं। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले आपसे एक सवाल कि कैसा है आपका हाल चाल। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो देखो यार, ये वाला जो कमेंट है वो मैंने उठाया है भावना दीदी के ब्लॉग के नीचे से, और इस पे इतने सारे जो लाइक्स हैं वो बता रहे हैं कि कुछ जो आदतें हैं ना भावना दीदी की प्यारू प्यारू, उससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो देखो मैटर ये था, वैसे तो और भी मैटर्स पे बात करेंगे, लेकिन इस वाले कमेंट से रिलेटेड जो मैटर था वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। पहले तो हुआ ये था कि भावना दीदी अपने इन लॉज को लेकर और अपनी जो हाउस हेल्प है उसको लेकर बाहर गई थी, और उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया था उनको। तो देखो नॉर्मल सी बात होती है कि जब हम लोग सबके साथ होते हैं ना तो खाना भी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर कई बार हंसी खुशी में थोड़ी सी ओवर ईटिंग हो जाती है, जो कि नॉर्मल सी बात है। और हम लोग इंसान है यार, हमेशा नाप तौल के क्यों ही कोई काम करेगा कोई। और दीदी जी तो हमेशा होती हैं डाइट पे, जो कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है भाई। उनको जो करना है वो करे, नहीं खाना है नहीं खाए, डाइटिंग करनी है डाइटिंग करे। लेकिन बाकी लोगों के पास ये अधिकार नहीं है दीदी। मतलब बाकी लोग जब भी खा रहे होते हैं ना, तो ये बात हमेशा कॉमन होती है भावना दीदी के साथ कि उनकी नज़र खुद के खाने पे तो नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली वो डाइट कर रही होती हैं। तो उनकी जो अति घातक पारखी नज़र है वो होती है दूसरों की प्लेट पे। और उसके बाद वो इस टिप्पणी से बिल्कुल नहीं घबराती है, ना शर्माती है कि इसने उतना खा लिया, इसने इतना खा लिया, इसने ज़्यादा खा लिया, अरे कितना खाओगे, अरे खाते रहते हो, अब तो रात को नहीं खाओगे। मतलब इस तरीके के जो कमेंट्स है ना, मैं लगातार इनके मुंह से सुनती हूँ, और बहुत सारे लोग इन बातों से ना परेशान होते हैं। उसका प्रूफ मैंने दे दिया, ये जो मैंने कमेंट तुम लोगों को दिखाया, कि ये कह के ना इनकी बातों को जस्टिफाई कर दो भाई कि हमारी दीदी तो बिल्कुल दिल की बहुत अच्छी है और जुबान की गटर माउथ है, लेकिन कौनो बात नहीं। तो भाई ये जो जुबान है उस पर जो बातें आती हैं वो आपके दिमाग से निकलती हैं, फिर या तो कचरा दिमाग में है, क्योंकि दिल तो आपका बहुत साफ है जैसा आपके चमचे क्लेम करते हैं दीदी जी। तो भाई इसको थोड़ी सी भी तमीज नहीं है कि इतने सारे लोगों एक ही बात जब एक ही समय पे बुरी लग रही है तो उस बात के अंदर कोई तो दिक्कत है ना। और देखो ये बेसिक मैनर्स के अंदर आता है, बचपन से ही लोगों ने सीखा होता है कि किसी के खाने के ऊपर टीका टिप्पणी मत करो। अब यहाँ पे एक काम करो, तुम लोग ना जो बंदूक की नोक है वो मेरी तरफ मोड़ दो और बोलो फिर तुम क्यों कर रही हो। तो ऐसा है ना दीदी कि फिर मुझे दया आएगी ऐसे लोगों की अकल पे, जिनको अकल वाली बात भी समझ में नहीं आती है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो भाई ऐसे लोगों को मैं फुल ऑन इग्नोर करूंगी। तो देखो ऐसा है कि ये जो खाने पीने के ऊपर टीका टिप्पणी करती हैं, ये आदत इनकी बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। मतलब मैंने खुद ही इनको कई बार कॉल आउट किया है यार इन बातों के ऊपर। और बात रही कि बहुत ज़्यादा फ्रैंक है अपनी इन लॉज के साथ, बिल्कुल डॉटर वाला रिलेशनशिप। तो जहाँ तक मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से सुना है कि भावना दीदी की सासू मॉम उनको आप बुलाती हैं। इतने साल हो गए शादी को, अभी तक तुम वाला कंफर्ट नहीं आया आंटी जी की तरफ से। क्यों नहीं आया? क्योंकि इनका जो बिहेवियर होता है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है और बहुत ज़्यादा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ होता है। और ये वाली बात हमेशा इनके ब्लॉग्स में नज़र आती है, और हर एक इंसान के साथ ये यही करती है। फिर चाहे वो ट्वीटी हो, फिर चाहे वो इनकी हाउस हेल्प हो, फिर चाहे वो इनकी नंद हो, या फिर जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं इंक्लूडिंग इनके इन लॉज, इनका यही वाला बिहेवियर होता है। और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। यार जो बच्चे होते हैं ना वो इस तरीके की हरकत करते हैं। जैसे कई बार मैंने देखा ना, कुछ बच्चों की आदत होती है, अरे कितना खाओगे टाइप की वो बातें कर लेते हैं कि इसने ज़्यादा खाया उसने कम खाया। तो वो बच्चे होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उनके जो पेरेंट्स होते हैं या एल्डर्स होते हैं वो उनको समझाते हैं कि नहीं बेटा ऐसी बातें नहीं करते, गंदी बात, इस तरीके की टिप्पणी नहीं करते, ठीक है। लेकिन दीदी जी की इस हरकत को मैं क्या नाम दूं भाई, इसको तो मैं बेहूदगी ही कहूँगी। मतलब वो लोग जब खा पी के आ रहे होते हैं तो इनकी फुल ऑन कॉमेंट्री चालू होती है, अरे आप लोगों ने इतना खा लिया, आपने सबसे ज़्यादा खाया, अरे अब तो आप नहीं खाओगे। और बेचारी अगर उनकी खाने की इच्छा भी होगी ना, क्योंकि वो वाली जो क्लिप की मैं बात कर रही हूँ जिसमें खाने के ऊपर टीका टिप्पणी कर रही थी, और जैसा कि मैंने कॉमेंट भी शेयर किया है कि लोगों को भी ये बात अखरी है, लोगों को नहीं बहुत सारे लोगों को। तो उस समय अगर तुम देखोगे ना तो बाहर का जो वो दिख रहा होता है ना दृश्य, खिड़की मतलब कार से जो बाहर का दृश्य दिख रहा था, जुबान लड़खड़ा जाती है यार कई बार, एडजस्ट कर लिया करो। तो उसमें देखोगे कि शाम है। अब सोचो वहाँ पे शाम है, मतलब
मतलब घर पहुँचते पहुँचते रात होगी और चलो सबने बहुत भी खा लिया है, तो सबका खाने का वापस मन करेगा या नहीं करेगा ये दीदी डिसाइड करेंगी। दीदी ने अपने तरफ से फरमान सुना दिया कि अब तो रात को कोई खाएगा नहीं, मतलब भाई हो गया, टाटा बाय बाय। मतलब अगर किसी के खाने की इच्छा भी हुई ना रात को, वापस से होता है ना कई बार भूख लग जाती है बंदों को, तो अगर उनकी इच्छा होगी फिर भी वो मन मार के रहेंगे कि अगर हमने खाने की बात उठाई या कुछ खाते नजर आ गए तो हमारी जो बहुरिया है वो चढ़ जाएगी कैमरा लेके हमारे ऊपर। और ये भी हो सकता है, बता दें, दिल की साफ मुंह फट कटर माउथ डम्भावना दीदी कि देखिए शाम को इतना खिलाया था, ये फिर से खा रहा है। ये कर सकती है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद 100 बात की एक बात कि मैं दिल की साफ हूँ। भाई तो अगर तुम दिल की साफ हो ना तो भी ये बात तुम जस्टिफाई नहीं कर सकती हो, फिर तो तुम्हारा दिमाग कहीं तो वो बातें पैदा हो रही है ना, तभी तो इन दीदी जी की गटर माउथ से बाहर आ रही है। भाई साहब मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना इस महिला की इस वाली आदत से। पहले भी इसने ना एक बार खाने की प्लेट को लेकर ऐसे ही कमेंट किया था, एक बार क्या कई बार करती है, ट्वीटी के ऊपर किया था कि देखो इसने इतना मक्खन छिपा रखा है, वो पराठे खा रही थी आलू के, उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था। भाई तो मुझे लगता है ना कि ये कॉमन टॉपिक होने वाला है, इसके ऊपर अक्सर ही मुझे बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब भी मैं देखूंगी कुछ ऐसा मेरे से रहा नहीं जाएगा और उसके बाद फिर मैं धोऊंगी इन दीदी जी को। उसके बाद और जो बातें मुझे करनी थी वो ये थी, इसके जो इन-लॉज है ना वो कभी भी इनके पास आने के बाद कंफर्टेबल नहीं है। अगर तुम उन लोगों का बिहेवियर उनके खुद के ब्लॉग में देखोगे ना तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और वो दोनों मुझे काफी पसंद है, काफी रियल मुझे लगते हैं, काफी साफ दिल वाले जो लोग होते हैं वैसे मुझे लगते हैं, ठीक है। और अगर उनके ब्लॉग्स भी देखो तो उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, वो सारी बातें वहां पे दिखती है। वहीं यहाँ पे जब वो लोग आते हैं तो ये वाला लॉजिक भी हम यहाँ पे घुसा सकते हैं कि ठीक है यार बहू बेटे का घर है तो थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये लोग इतने कॉन्शियस हैं कि अभी तक अपनी बहू को ये लोग आप ही बुलाते हैं। वो भी चलो हम मान लेते हैं कि ठीक है, कई लोग कहते हैं यार बेटियों को कई लोग है ना आप करके बुलाते हैं, मतलब ये होता बहुत ही कम है, लेकिन हम मान लेते हैं जो 0.02% लोग हैं उनमें से इनके इन लॉज भी हैं। तो ये वाला काम वो अपनी पुत्री के साथ क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ डम्भावना दीदी के साथ क्यों करते हैं? और अगर ऐसा है भी तो डम्भावना दीदी ने कभी उनको क्यों नहीं कंफर्टेबल फील करवाया कि मैं आप ही की बेटी हूँ, ठीक है मैं बहुत बदतमीज हूँ लेकिन आपका हक बनता है, आप बिल्कुल मेरे पेरेंट्स जैसे हो। ऐसा एक सीन बन सकता था ना यार, लेकिन मुझे वो वाला कंफर्ट कभी भी उनके बिहेवियर में नहीं दिखता है। मतलब इनकी दादागिरी की तो इतनी इंतहा हो चुकी है डम्भावना दीदी के। अभी सबको पता है कि जो विनाश भैया है वो अपने काम के लिए बाहर है, तो देखो जब वो जा रहे होते हैं तभी इसके जो इन लॉज हैं वो कह रहे होते हैं कि अब तुम जा रहे हो हमारा मन नहीं लगेगा। ऑब्वियस सी बात है यार, डम्भावना छत्र छाया में आखिर किसका मन लगेगा? हर किसी का जिया घबराएगा और उससे बैठा नहीं जाएगा सुकून से, क्योंकि जब देखो तब ये कैमरा लेके घुस जाती है, जब देखो तब वो बेचारे बैठे हुए होते हैं, लेकिन दीदी जी को खाना होता है, वो खाना खा भी चुके होते हैं, लॉस तो अपने सामने बिठा लेती है कि नहीं नहीं यहाँ पे आके आप बैठो। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि देखो कितना अपनापन वाला बिहेवियर है। अगर तुम सामने वाले को उसके कंफर्ट जोन से निकाल रहे हो जो कि एक बुजुर्ग कपल है, तो भाई ये कौन सी अपनापन वाली आदत है, ये मुझे समझ नहीं आती। और पता है क्या, कई बार मैं सोचती हूँ ना इन सारे मुद्दों के बारे में, तो मुझे जो रियल मास्टरमाइंड है ना वो विनाश भैया नजर आते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वही सोच समझ के इस प्रकार की हरकतों को करवाते हैं दीदी जी से और उसके बाद उसको कैश करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात कि जितने ज्यादा कमेंट्स उतनी ज्यादा एंगेजमेंट और उतना ज्यादा पैसा ही पैसा। और देखो यार जो ब्लॉगर्स होते हैं उनकी अर्निंग है जो काफी ज्यादा होती है, ये हम सबको पता है। ऐसे में क्या होता है, उनको बहुत ज्यादा पैसे की आदत लग जाती है, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी ख्वाहिशें उसी तरीके की हो जाती है। फिर क्या होता है कि अगर उनकी अर्निंग थोड़ी सी भी हिलती है ना, जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, मान लो किसी को 1 लाख मिल रहा है पर ब्लॉग, अगर उसका 50,000 पर ब्लॉग आने लग गया ना कुछ महीनों बाद, तो उसको फिर वो सफोकेशन होने लग जाती है। वो डायलॉग है ना, घबराहट, थरथराहट, सुगमुगाहट, चरमराहट सब होने लग जाती है। और उनको लगता है कि भाई हम क्या करें कि वापस से हम उससे ज्यादा अर्न करने लगे। उसके लिए वो बहुत सारे तरीके यूज करते हैं और बाकायदा टीम होती है यार जो उनको इस तरीके की सलाह दे रही होती है। और जो लोग टीम अगर हायर नहीं भी करते हैं तो भी इतने टाइम तक इस फील्ड में काम करने के बाद बहुत ज़्यादा मास्टर वो खुद ही बन जाते हैं इन सारे चीज़। तो कई लोगों को तो ज़रूरत भी नहीं होती है टीम की। तो मुझे अक्सर ये लगता है कि ये जो सारा प्रपंच होता है ना इनके ब्लॉग्स में, उसके पीछे जो दीदी जी की बदतमीजी है, मतलब बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, जिसको हम आम लोग बेचारे गरीब मिडिल क्लास लोग बदतमीजी कह देते हैं, सार्केज्म अलर्ट। भाई कई लोगों को ना मेरा मजाक समझ नहीं आता, मतलब ज़्यादातर लोगों को आ जाता है, कुछ लोगों को नहीं आता, और वो आधी बात सुन के कहते हैं तुमने ऐसा
बोला तो बोला कैसे, जबकि मैं वही कह रही होती हूँ जो कि वो भी कह रहे होते हैं। चलो खैर कोई। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि जो विनाश भैया हैं वो ही मुझे कई बार मास्टरमाइंड लगते हैं, और हो सकता है आगे जाके मेरी वाली थिंकिंग चेंज हो जाए कुछ और फैक्ट्स को देखते हुए, लेकिन फिलहाल तो मुझे यही लगता है। वैसे देखो, वो वाला ब्लॉग तुम लोगों को याद हो जब दीदी जी उतरी थी सफाई अभियान में, तो उससे रिलेटेड भी एक कमेंट मैं यहाँ पे लगा देती। तो इन्होंने लिखा है, काम दीदी ने छेड़ा और काम बाकी कर रहे हैं, इतना डर्टी कारपेट घर पे वॉश करना बैड आइडिया है, इससे अच्छा बाहर किसी क्लीनर को दे देते, वैसे भी इतना पैसा उड़ाते हैं। ये था कि हमारी भोली भाली लड़की यानी डंभावना दीदी को अचानक ही कारपेट साफ करना याद आ गया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सफाई कार्यक्रम शुरू तो किया, लेकिन उसके बाद वो खुद ही साइड हो गई, उनके हाथ में कुछ तो हो गया था, और उसके लिए उनकी सासू मॉम ने कहा भी था कि तुमको आदत नहीं है ना इन कामों की, तुम हमेशा ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कॉफी बनाती हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि घर के जो बाकी सदस्य थे उनको इस काम में लगा दिया, जो कि ऑब्वियसली इनके इन लॉज हैं। अब देखो, उनकी हेल्पर भी ये काम कर रही थी, लेकिन चलो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं कि वो तो हेल्प के लिए ही है, लेकिन फिर भी इस तरीके का काम यार घर पे करना ही बेवकूफ़ी है। और अगर आपको क्लीन करवाना भी था तो आजकल बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारे जो ऐप्स हैं वो खुद ही घर से आकर आपको वहाँ पे बुक करना होता है। ऑब्वियसली डिटेल में अब क्या ही जाऊँ, तो वो घर से आकर लेके भी जाते हैं, कई बार घर पे ही कर देते हैं, और आप क्लीनर बुक कर सकते हो यार, कोई इतना बड़ा तामझाम वाली बात नहीं होती, और वो इतना चार्ज नहीं करते कि आपको बिल्कुल लुटा पिटा सा महसूस हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और बहुत अच्छी क्लीनिंग करके जाते हैं आप, क्योंकि ये डंभावना दीदी है तो हो सकता है अगर ये क्लीनर भी बुक करती तो वहाँ पे भी इनका पचका हो जाता। इनके साथ ना हमेशा काम बिगड़ ही जाता है, ये जब भी काम करवाती हैं किसी से तो उनके साथ इनके रिश्ते ज़रूर बिगड़ जाते हैं। और इस बात में जो हमारी पीपी मुमानी है ना, उनकी बिल्कुल ये बहन लगती है मुझे, उनके भी रिश्ते सबसे खराब हो जाते हैं। मतलब मुमानी जान भी किसी को भी अपने घर पे लाती हैं काम करवाने के उद्देश्य से, इंटीरियर करवाएं या कहीं पे कार बुक करके आए, कुछ भी वो करवाती है ना, तो वहाँ पे उनका हो जाता है पंगा। उसके बाद होता यह है कि या तो वो इंसान बैठ के इनको एक्सपोज कर रहा होता है, या फिर ये बैठ के हमारे सामने भिंडी रोना कर रही होती है, भाई मैंने भिंडी बोला है, तुमने कुछ और समझ लिया तो तुम्हारी गलती है, मेरा जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली है, तो अपने डर्टी माइंड को उसका इल्ज़ाम देना, मैं कांदा हूँ और मैं एग्जाम्पल भिंडी का ही दे सकती हूँ भाई साहब। हाँ जी, तो अभी देखो क्या था कि ये चीज़ कॉमन मुझे लग रही थी दोनों। अभी इधर हमारी डंभावना दीदी का जो पंगा चल रहा है इंटीरियर डेकोरेटर्स के साथ, वो तो पता ही है, वो भी गजब का काम करके गए हैं भाई साहब, एक चीज़ भी उन्होंने ढंग की नहीं लगाई है घर में, ये तो माननी पड़ेगी। तो उन्होंने जो भी काम किया है वो सब बिल्कुल ही बेकार का काम है, और इनको फिर से अपना काम करवाना पड़ेगा किसी और से। ये तो खैर इनके साथ बुरा ही हो गया है, लेकिन ये वाली चीज़ इनके साथ होती है यार कि हमेशा जब ये किसी को हायर करती हैं अपना काम करवाने के लिए तो उससे कुछ ना कुछ इनका पंगा हो जाता है, और सेम जैसा कि मैंने कहा मुमानी जान के साथ भी होता है। तो खैर उसके बारे में अगर मुझे चर्चा करनी हुई विस्तार से तो मैं किसी और पॉडकास्ट में करूंगी, लेकिन फिलहाल डंभावना दीदी अपने इन लॉज को वैसे तो बोल हम उनका बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी एज है अभी रेस्ट करने वाली, और उनकी जो कथनी है ना उससे उनकी जो करनी है या जिस तरीके की वो हरकतें करती हैं अपने इन लॉज के साथ वो कहीं से भी मेल नहीं खाती है। और इसका भी जो 90% ब्लेम है वो मैं इनके हस्बैंड अर्थात सुपुत्र जो है ना अंकल आंटी के, यानी हम सबके विनाश भैया, उनके ऊपर ही डालूंगी। भाई कैसा बेटा है यार, मतलब ख्याल नहीं रख सकता अपने मम्मी पापा का, वो बेचारे तो एडजस्ट कर रहे हैं हर सिचुएशन में ही कि ठीक है। मतलब देखो एक मेंटालिटी होती है इंसानों की, वो ना अपनी दही को कई बार खट्टा नहीं कहते हैं, मतलब कुछ लोग क्या भी देते हैं, लेकिन कहावत है और सच भी है। और वो वाली जो दही है ना खट्टी वाली, वो अगर मेल चाइल्ड हो तो भाई साहब वो तो सोना है सोना, तो उनकी गलतियों को वैसे भी पेरेंट्स ढकते हैं। तो इस वाले केस में मुझे बहुरिया से ज्यादा जो गलती है ना बहुरिया के और अंकल आंटी के बाबू सोना की लगती है, यानी विनाश भैया। देखो हमारी सोसाइटी का ना एक माइंडसेट होता है, कहीं पर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो औरतें कोसी जाती हैं कि यार ये तो कलमुही है, ये तो बाहर वाली है। अपने सिक्के को कोई खोटा नहीं कहता कि भाई तू फिसला का को कमिटेड रिलेशनशिप तो तेरा था, है ना। लेकिन उसकी जो बाहर वाली होती है यानी जिसके साथ उसका अफेयर होता है, उसको पूरा जमाना पानी पी पी के कोस रहा होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ गलत नहीं है, बिल्कुल ही गलत है भाई, लेकिन उससे ज्यादा जो गलती है ना वो उस इंसान की है, उस मर्द की है भाई, जिसने ऐसी घटिया हरकत की है ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रहने के बाद भी। तो इसके ऊपर ना मैंने एक पॉडकास्ट बनाया है यार, वो सत्य घटनाओं से प्रेरित है लेकिन कंप्लीटली काल्पनिक कहानी है, तो वो तुम लोग सुन लेना। रुको रुको भाई, पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा सा और भाषण दे लूँ मैं। तो उसके बाद एक और चीज देखना, मतलब एक पढ़ी लिखी बहू को ना, मतलब लड़की को लोग ले आते हैं बहू बना के कि वो घर का काम भी कर ले, बाहर का काम भी कर ले, घर भी संभाल ले, बच्चा भी पैदा कर ले, जॉब भी कर, और सबसे बढ़ के जो इन लॉज है ना उनकी सारी जिम्मेदारी उठा ले, क्योंकि लल्ला तो कमाता है। वैसे कई केसेस में तो लल्ली भी कमाती है, अर्थात जो बहू होती है वो भी कमा रही होती है, लेकिन फिर भी वो घर भी संभाल रही होती है, ससुराल वालों के नखरे भी उठा रही होती है। और कई केसेस में भाई हम अपने आसपास यही देखते हैं कि एक पढ़ी लिखी लड़की को लाकर बिल्कुल घर पे बिठा देते हैं, उसके ऊपर बच्चों की घर की जिम्मेदारियां डाल देते हैं। अगर वो यही करना चाहती है, अगर उसका यही सपना है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर किसी का और कुछ एम है यार और तुम अपने सपनों की गठरी उसके कंधे पे डाल
निकाल रहे हो। पहले तो तुम लोग बताते नहीं हो ना कि मतलब कई लोग ऐसे होते हैं भाई, हर कोई नहीं, उड़ता तीर कोई ना लेना, मैं एक जनरल सी बात कर रही हूँ कि पहले ना वो लोग बताते नहीं है कि पढ़ी लिखी जॉब करने वाली एम्बिशियस लड़की वो ला रहे हैं, घर पे बिठा के उसे फरफरी का लड्डू बनवाना है उनको, तो इसलिए वो लेके आते हैं और उसके बाद उसमें इतने कीड़े निकालते कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही कुछ और बन जाए। और फिर पता है क्या होता है कि अगर वो अंदर से टूट जाती है, रोना धोना करने लगती है, तो फिर सब लोग कहते हैं यार इसको तो आदत है सिंपैथी कार्ड खेलने की, विक्टिम कार्ड खेलने की। और अगर वो बागी हो जाती है तो कहते हैं तुम्हारे अंदर ना डे 1 से इशू था, एंगर इशू, यही बोलूंगा गाइस। और उसके बाद पता है क्या, उस बंदी की लाइफ बिल्कुल हेल बन जाती है। फिर हम कई बार झंडा उठा लेते हैं कि उसको छोड़ दो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन क्या होता है ना कि अगर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो वो लड़की जिसके पंख को आपने बांध कर उतने सालों तक घर पे बिठा दिया, क्या वो वापस उसी तरीके से बाहर जाकर चीज़ों को हैंडल कर पाएगी? मेरा सवाल है, इसको मैं सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ इस वाली बात। अरे रुको भाई, पिक्चर अभी बाकी है। और कट टू हम सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और वहाँ पे ना इन लॉज बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ही प्यारे हैं, हर तरीके से ख्याल रखते हैं और उनको डम्भावना जी जैसी बहू मिल जाती हैं जो ना तो उनकी इज्जत करती हैं, और अगर इज्जत करती भी हैं तो बस दिल दिल में करती हैं, क्योंकि दिल के बाहर तो जो शब्द निकलते हैं उसमें सिर्फ बेइज्जती ही नजर आती है। तो यही सारा सीन देखने को मिलता है यार हमें डम्भावना दीदी के केस। अब कुछ लोग आकर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखने वाले हैं वो बहुत अच्छी है, तुमको आदत है नेगेटिविटी देखने की, वो अपने इन लॉज को पसंद है ना, तो तुमको क्या? तो मैंने जो बोला अपने पॉडकास्ट में बोला ना, तो तुमको क्या? तो अगर तुमको क्या खेलना है ना, तो आ जाओ बेटा मैदान में, बहुत अच्छे से खेलेंगे, ठीक है। लेकिन यार मैं अपना टाइम कहीं को वेस्ट करेगी है ना, क्यों ना मैं अपना एक और पॉडकास्ट छाप के पैसा कमाएगी। चलो जी, तो फिलहाल मैं अपनी बकैती पे विराम लगाती हूँ और तुमसे मिलने किसी और पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ। लेकिन इस पूरे स्यापे के बारे में तुम्हारा जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर पहली बार मेरे पॉडकास्ट को सुन रहे हो ना तो मुझे एक बार हाय जरूर लिख के जाना। चलो बाय।